हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार सेशन में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक लेवल से। और एक एक चीज को चुन चुन कर पढ़ेंगे, एक एक चीज हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है जी, तो सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन, है ना। तो तैयार हैं आप नंबर सिस्टम के लिए? इस नंबर सिस्टम चैप्टर में क्या क्या चीजें शामिल रहेंगी, इसकी पूरी लिस्ट आप हमारे बाजू में देख सकते हैं। एक बार में पूरा काम तमाम। और मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम कोई 2 4 6 दिन का चैप्टर नहीं है। 10 से 12 क्लासेस तक लग सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ लिया, मतलब आप समझ लो कि लगभग आपने 12 चैप्टर्स पढ़ लिए। नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, 10 से 12 चैप्टर्स एक साथ पढ़ना है, उस पर बेस्ड ये चैप्टर है ना। जैसे आज हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। फिर यूनिट डिजिट, इकाई अंक से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, मतलब होता है शेषफल प्रमेय, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, बार वाले क्वेश्चन, संख्याओं के नियम, नंबर ऑफ जीरोस, गुणनखंड, फैक्टर्स निकालना, विभाज्यता के नियम, फ्रैक्शंस, भिन्न वाले क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चंस, कोशेंट डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं भाजक भागफल शेषफल वाले, और मिक्स क्वेश्चंस। इतने चैप्टर्स इस चैप्टर में आने हैं, तो इसलिए पेशेंस रखिएगा। ये हर जगह आपको जो है काम आना है, बहुत सारा। ठीक है। चलिए, कई सारे बच्चे नए भी हो सकते हैं जो आज से ही ज्वाइन करा है, तो एंड में मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। अभी आप शांति से पढ़ो, फिर आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो वो आपको लास्ट में हम बता देंगे। ओके। यस, कल का जो कंपटीशन था अपना नॉलेज चैंपियनशिप में, कल बहुत ही अच्छा रहा। फर्स्ट कैंडिडेट तो बहुत ही शानदार था, है ना। और आप लोग भी पार्टिसिपेट करने का प्रयास करें। हम्म। बिल्कुल, रोहित, बहुत सारा आशीर्वाद है। ठीक है। और आप इस बार जब पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि सर इतना तो कोई भी नहीं पढ़ाता, है ना। इतना डिटेल में एक एक पॉइंट कोई भी नहीं बताता। ज्योमेट्री हम आपको पढ़ाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो फिर उसका अलग से एक कोर्स है, वो ले लो। अरुण कुमार, आपको अभी हमने बोला है रुक जाओ, ब्लॉक हो जाओगे पहले दिन ही आप, है ना। इतना बार बार कमेंट करोगे तो आखिरी में बताएंगे कहां क्या मिलेगा। थोड़ा सा शांति रखो। ठीक है, चलिए करें अब स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और इसको भी इस बार हमने बहुत सिस्टमेटिक बनवाया है आप लोगों के लिए। पहली बार इसको इस तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं, पहले हम केवल लिखते थे, इस बार हमने पूरा ये बनवा लिया है। तो मजे से अब आप फुल स्क्रीन करिए। पढ़ाई के अलावा इधर उधर की कोई बातें नहीं करोगे, ब्लॉक मार दिए जाओगे। पढ़ने पे ध्यान लगाओ और यहां देखो अच्छे से। ठीक है जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले अगर हम समझें, क्योंकि नंबर सिस्टम, पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। और आप आज पहले दिन ही इसको पढ़ के समझ जाओगे कि यही चीजें हमने आज तक नहीं पढ़ी। आप स्कूल में आपने बहुत पढ़ाई करी, आपने और भी बहुत जगह पढ़ाई करी होगी, लेकिन जब हम आपको आज ये पढ़ाएंगे ना क्लासिफिकेशन, इससे ही आप गहराई समझ जाओगे कि ये कितनी गहराई से। और ये नहीं, हर चैप्टर ही आपको बहुत ही डेप्थ के साथ हमेशा पढ़ाया है, और हमेशा आपको हम पढ़ाते ही हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो संख्याएं 3 हिस्सों में बटी होती हैं। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं, तीसरा होता है मिश्रित संख्याएं। अब इनका क्या रोल है वो हम बताते हैं। देखो, अगर हम बात करें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मतलब हम बात करें एसएससी की, रेलवे की, एसआई, पुलिस, कांस्टेबल और तमाम परीक्षाएं, तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में केवल वास्तविक संख्याएं हैं। अगर आप आईआईटी, जेई और इस प्रकार के और बड़े लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको काल्पनिक संख्याएं, मिश्रित संख्याएं पढ़नी होती है। लेकिन हमें फिलहाल इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है। अब हालांकि मैं आपको उदाहरण से सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा नंबर लाइन,
संख्या रेखा, जहां बीच में हम जीरो लिखते थे, है ना, जीरो लिख दिया, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। हर वो संख्या जिसे आप नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, संख्या रेखा पर दिखा सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, या उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोला मैंने? हर वो नंबर जिसे आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो आपकी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। ठीक है जी। अच्छा, हां, जो स्टॉक वाला वीडियो देखा है जरूर भाई थैंक यू, और जिन्होंने नहीं देखा है देखिएगा, जो स्टॉक पे अपना पूरा जर्नी वाला वीडियो शेयर हुआ है आप उसे देखिएगा। ठीक है, चलो बाकी और बातें करते हैं। अब थोड़ा सा आप यहां ध्यान लगाओ। अब अगला सवाल आता है इमेजिनरी नंबर, वैसे तो काल्पनिक संख्याएं, है ना, वो संख्याएं जिसे हमने अपने और जरूरत के हिसाब से बनाया। जैसे इसमें सबसे पहले आता है आयोटा, स्मॉल आई, इसे इंग्लिश में बोला जाता है आयोटा, और अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये इस प्रकार का होता है, जो शायद कई बच्चों ने पहली बार देखा होगा। तो एक्चुअल में इस संख्या को हमने बनाया है, बनाया तो सभी कुछ है, लेकिन इसके बाद इनको बनाया है, ये कल्पना मात्र है। और आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। देखो इतना खतरनाक होता है ये, है ना। तो ये जो संख्या है इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की संख्याएं हमें कहीं दिखाई देती हैं तो इन्हें काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है, या इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों को मिला दें, है ना, मैंने वास्तविक संख्या का मान लीजिए 5 ले लिया और काल्पनिक संख्या से मैंने 3 आयोटा ले लिया, तो ये आपका बन गया मिश्रित संख्या, या इसे हम कहेंगे मिक्स्ड नंबर। समझ में आया इतना? तो अभी हम इसकी गहराई में चलेंगे। संख्याएं 3 हिस्सों में बटी हैं। पहली हो जाएगी आपकी रियल नंबर्स, जो नंबर लाइंस पे दिखा सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स आयोटा, स्मॉल आई, जो कल्पना मात्र है। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो वो कहलाती है मिश्रित संख्या। दोबारा मैं बोल रहा हूं, हमारे काम का बस ये है, हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स की गहराई में चलेंगे कि इनमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन पर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। हाँ जी, हाँ, इसी को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, आप चाहो तो लिख लो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, एक ही बात है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। मिश्रित को एक और नाम दिया गया है सम्मिश्र, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये इसी का रूप है, इसी में आएगा। ठीक है, हाँ, अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे सुनिए अगला क्या होता है। अब हम रियल नंबर्स की गहराई में जा रहे हैं, तो अब जरा ध्यान से आप सुनिएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स फिर से 2 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला होता है पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। दूसरा होता है दशमलव, जिसे हम बोलते हैं डेसिमल। तो अब हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं इस चीज की गहराई में जिसे बोलते हैं पूर्णांक, या जिसे बोलते हैं इंटीजर्स, है ना। इसको जरा हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो, पूर्णांक मतलब वापस से रियल नंबर, रियल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वापस से कितने प्रकार के होंगे, या तो 0 होगा, या प्लस में होगा, या माइनस में होगा, है ना। तो अगर इंटीजर्स को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 0 आएगा। 0 के इस तरफ वाली सभी संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, है ना। 0 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होंगी, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। और 0 के बाद -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक आने वाली सभी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक इंटीजर्स होंगी, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। समझ में आया? 0 बीच में है, 0 से इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस इनफाइनाइट तक, 0 से इस तरफ जाओगे
तो -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक जाओगे, अनंत तक जाओगे, ये आपके माइनस इंटीजर्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। दशमलव को अभी छोड़ दो, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, है ना, 0 प्लस और माइनस। अब हम वापस से इनकी ओर गहराई में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे सुनिए, अब आपको 4 नंबर समझने होंगे, इन चारों को जरा समझेंगे। पूर्णांक के अंदर ही हम इनकी बात कर रहे हैं। देखो, माइनस वाली संख्याओं को कोई और नाम नहीं दिया गया। ये जो पॉजिटिव है, इनके अंदर और भी अलग अलग प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, लेकिन माइनस वाली संख्याओं को हमने कोई अलग से और क्लासिफिकेशन नहीं करा, इनके अंदर हम और ज्यादा नहीं गए। तो आप ऐसे समझ लो कि हम एक प्रकार से अब किसके अंदर जा रहे हैं, अब हम धनात्मक पूर्णांक के अंदर जा रहे हैं। मैं आपको फिर से पूरा ट्री बना के फिर से समझाता हूं। सबसे पहले हमने बात करी रियल नंबर्स की। जब रियल नंबर्स के अंदर गए तो इंटीजर्स आए, इंटीजर्स के प्रकार बात करा, पूर्णांक। अब पूर्णांक के अंदर हम किस में जा रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक में जा रहे हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में कुछ नहीं है ना। अब हम इसके अंदर जब जाएंगे तो इसके ये प्रकार आएंगे, इनको समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और मैं यहां पे आपको बोल सकता हूं, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो एक प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से ये सभी संख्याएं किस में आ रही हैं, धनात्मक पूर्णांक में आ रही हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर +1 +2 +3 से लेकर अगर मैं प्लस इनफाइनाइट तक जाता हूं तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इतना समझ में आया। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो देखो, अगर 0 को भी साथ में लेकर +1 +2 +3 पे हम जाते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये होल नंबर्स कहलाएंगे। देखो, एक ही अंतर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक होंगी, इसमें 0 और शामिल हो जाएगा। 0 से लेकर अगर मैं इनफाइनाइट तक जाता हूं तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके पूर्ण नंबर्स, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, इतना समझ गए। अब अगली बात आती है अभाज्य संख्याएं, जिसे रूढ़ नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर इनके लिए अलग हम गहराई में चलेंगे। ऐसे नंबर्स जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, है ना, ये सब पॉजिटिव रहेंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19 से लेकर इनफाइनाइट, इनका कोई अंत नहीं है। आप बताओ, इसमें और किसी संख्या का भाग जा सकता है क्या? या तो 1 का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा। 11 में 1 का भाग जा सकता है या 11 का भाग जा सकता है। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, इन सब को कहेंगे अभाज्य संख्या। इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, लेकिन हिंदी में इसका एक और नाम है रूढ़ नंबर्स, रूढ़ संख्याएं। कभी कभी रूढ़ शब्द भी लिखा आ जाता है। इसके बाद अगर मैं भाज्य संख्याओं की बात करूं तो इनके अलावा जितनी संख्याएं बची वो सब क्या कहलाएंगी, वो सब भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे क्या आएगा, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 14, 15, 16 से लेकर इनफाइनाइट, ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब आपकी भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगी। इतना समझ में आया या नहीं आया? हां, 1 क्यों नहीं लेते हैं उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। निकिता, इंटीजर्स मैंने आपको बताया जिन्हें नंबर लाइन पर बता सकते हैं, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सभी नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स एक नाम दिया गया है ना, जिसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो सब इंटीजर्स हैं, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। फिर उनके टाइप्स हैं ये। ठीक है, बता रहे हैं। अब आपके मन में जो डाउट आएगा वो क्या आएगा कि सर 1 कहां गया,
एक यहां भी नहीं है, एक यहां भी नहीं है, तो आपको हम बताते हैं एक कहां जाएगा। इसी पे मैं बता देता हूं, अभी आपको को प्राइम नंबर्स भी बताऊंगा। मैं यहां पे थोड़ी सी जगह में दो पार्ट्स करता हूं और आपको बताता हूं कि इसका चक्कर क्या है। देखो, एक तरफ हम लिखेंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। सुनते जाओ आप, मुझे पहले पूरा बता देने दो। आप लोग के साथ तकलीफ क्या हो रही है कि आपको पता कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसी में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। एक बार पूरा सुन लो, पूरा समझ लो, फिर आखिरी में आप खुद बोलोगे हाँ सर अब समझ में आ गया। आप पूरा जानने के पहले ही बेवजह के डाउट पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा आपको। इसको अभाज्य कहेंगे, इसको भाज्य कहेंगे, है ना। और ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए कि अभाज्य में क्या क्या आता है, भाज्य में क्या क्या आता है। सवाल हमारा क्या है कि एक किस में आएगा, एक किस में आएगा, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपको पूरा इसका बेसिक बताना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक किस में आएगा। देखो, अभाज्य संख्याओं की कंडीशंस होती है कि जिसमें एग्जैक्ट दो फैक्टर्स हों, है ना। एग्जैक्ट दो फैक्टर्स जिनके होंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी, और जिसमें मोर देन 3 फैक्टर्स होंगे, जिन संख्याओं के मोर देन 3 फैक्टर्स होंगे उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिए थे, 2 था हमारे पास, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था और आगे तक था, है ना। मैंने आपसे कहा कि चलो भाई 2 को ले लो, 2 के फैक्टर्स बताओ, तो 2 में 1 का भाग जा सकता है और 2 में 2 का भाग जा सकता है। 5 ले लो, 5 में 1 का भाग जा सकता है, 5 में 5 का भाग जा सकता है। 13 ले लो, 13 में 1 का भाग जा सकता है, 13 में 13 का भाग जा सकता है। आप कोई भी संख्या ले लो, इनके 2 ही गुणनखंड आएंगे, हमेशा 2 ही फैक्टर्स आएंगे, है ना। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 टुकड़े किए जा सकते हो या जिसमें 2 संख्याओं के भाग किए जा सकते हो, है ना। तो हमने यहां नियम बना दिया कि अभाज्य संख्याओं में वही संख्याएं आएंगी जिनके 2 गुणनखंड होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब एक आया हमारे पास, एक ने कहा कि सर मुझे इनके साथ शामिल कर लो, तो हमने बोला कि भाई तुमको अगर इधर शामिल होना है तो तुम्हारे 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एक ने कहा सर मेरा तो एक ही फैक्टर है, मैं खुद ही हूं, मेरा तो और कोई है नहीं, तो हमने कहा तुम्हें इधर हम नहीं बिठाएंगे, उधर ट्राई कर लो। तो एक उधर गया। इन्होंने बोला कि हमारे साथ वही शामिल होगा जिसके कम से कम मोर देन 3 फैक्टर्स हो, है ना। या इसको मैंने कहना चाहिए कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो, है ना। कम से कम 3 फैक्टर्स हो, 3 से ज्यादा भी हो तो चलेगा। जैसे हमने कहा भाई 4, तो 4 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, स्वयं 4 का भी जाता है। हमने कहा 8, 8 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है। हमने कहा 12, 12 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी भाग जाता है। इतनी संख्याओं का भाग जाता है। कम से कम 3 से ज्यादा होंगे चलेगा, है ना। एटलीस्ट यहां पे मैंने सुधार दिया उसको, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, या उसको हम बोल सकते हैं मोर देन 2। मोर देन 3 को हम लिख सकते थे मोर देन 2। 2 से ज्यादा हो या कम से कम 3 हो। अब एक इधर आया, एक ने कहा इनसे कि सर मुझे इनके साथ रख लो। हमने कहा भाई इधर तो कम से कम 3 होना चाहिए, तुम्हारे पास तो एक ही है, तो इसलिए एक इधर भी नहीं आता है, एक इधर भी नहीं आता है, और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि एक को न अभाज्य संख्या मानते हैं न भाज्य संख्या मानते हैं। 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर, ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर्स, दोनों में ये नहीं आने वाला है। अच्छा अभिषेक, हाँ हमने YouTube पर भी पढ़ाया है, लेकिन YouTube पे नंबर सिस्टम जितना पढ़ाया है वो मात्र 30% होगा, बहुत सारा नहीं पढ़ाया है। तो जो वहां पढ़ाया है वो तो आपको रिवीजन में मिल जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा कुछ है जो आपको यहाँ पे नया पढ़ने को मिलेगा, तो आप पढ़ें।
बार बार इस चीजों का चिंता ना करें। और हमारी आदत है, हम जहां भी पढ़ाते हैं पेड कोर्स की तरह पढ़ाते हैं, वो यूट्यूब हो या ऑफलाइन हो, ऐप हो, जो भी हो, जहां पढ़ाते हैं अच्छे से ही पढ़ाते हैं, है ना। शायद आपने जब वहां पढ़ा तभी आप यहां पर आए हो, अगर हम वहीं अच्छा नहीं पढ़ाते तो आप ऐप पर भी नहीं आते, है ना। लेकिन YouTube पे अगर, जब YouTube पे अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। लेकिन जब YouTube पे अच्छा पढ़ा के वही बच्चा जब ऐप पे आता है बोलता है सर आपने YouTube पे बहुत अच्छा पढ़ाया, तो भाई तुम भी तो वहीं से आए हो, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी पढ़ोगे अच्छा ही पढ़ने को मिलेगा, और इन चीजों का टेंशन मत लिया करो, इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के सोचा करो। हाँ, ठीक है, चलो, इतना आप समझ गए। अब एक ये जो भाई साहब हैं जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, सह अभाज्य, इनका बड़ा महत्व है मैथ्स में, इनका शास्त्रों में अलग ही उल्लेख है, क्योंकि ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है ना। नाम में अभाज्य है, इंग्लिश में प्राइम है, लेकिन इससे कोई कनेक्शन नहीं है ना। ऐसे नंबर, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनका एच सी एफ क्या होगा, 1 होगा, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, जिनमें हमेशा ऑलवेज क्या कॉमन होना चाहिए, जिनमें ऑलवेज कॉमन क्या होगा, ऑलवेज कॉमन 1 होगा। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होगा, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, इसके नाम पर मत जाना, आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर जाना, है ना। मैंने लिख दिया 4 और 5, क्या 4 और 5 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, है ना। ये बेसिकली एक जोड़ा होता है, पेयर्स होता है ना। क्या 4 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, आप कहेंगे हां सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इनका एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें एक के अलावा दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 4 और 6 को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका जवाब होगा गलत, नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 नहीं आएगा, दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 2, दोनों में 2 का भाग जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, और ले लो, मैंने कहा भाई 11 और 13, क्या 11 और 13 सह अभाज्य है, को प्राइम है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। मैंने कहा क्या 22 और 25 को प्राइम है, आप कहोगे सर बिल्कुल है ना। मैंने कहा कि क्या 98 और 101 को प्राइम है, क्या 98 और 101 को प्राइम है, बिल्कुल है। लेकिन क्या 98 और 100 को प्राइम है, नहीं है। ठीक है, अभी भी अगर कोई डाउट है, देखो ना, आपको इवन ऑड नंबर्स देखना है, सम विषम क्या बोला है, बस उस शब्दों पे फोकस करो, कोई डाउट नहीं आएगा, है ना। हमने सम विषम की बात नहीं करी, हमने अभाज्य संख्याओं की बात नहीं करी, हमने कुछ नहीं बोला। हमने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, है ना जी। हाँ, 2 और 3, क्या 2 और 3 को प्राइम है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 3 में एक ही का भाग जाएगा, है ना। फिर हमने कहा कि क्या 25 और 30 को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि दोनों 5 से कटते हैं, ऐसा। अच्छा, क्या कभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 और 8 को प्राइम होंगे, क्या नहीं होंगे, क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 से कटते हैं। हाँ, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालना नहीं आता है, मत निकालो, अभी जरूरत भी नहीं उसकी। एलसीएम एचसीएफ इसी के बाद आपको पढ़ाएंगे, उसमें सब आपको सिखाएंगे। अरे तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा क्या, एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, जिसको एचसीएफ का मतलब नहीं पता है ना। पहली बात तो एचसीएफ आपको चौथी 5वीं क्लास में सिखाया जाता है ना। फिर भी तुम्हें नहीं पता है
तो एचसीएफ नहीं समझ में आता है तो मैं जो लाइन लिख रहा हूं बोल रहा हूं वो लिख लो, एक के अलावा किसी और दूसरी संख्या का भाग उनमें नहीं जाना चाहिए, इतना लिख लो। बाकी एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। अब तुम्हें एचसीएफ नहीं पता है, कमाल के लोग हो भाई, खतरनाक स्तर है। आ जाओ इधर, देखो डेसिमल, जिसे अब हम किस में जा रहे हैं, वापस आपको दिखा रहा हूं मैं। हम सबसे पहले गए थे रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स के दो भाग थे, पहला पूर्णांक था, दूसरा डेसिमल था। फिर पूर्णांक के हमने टुकड़े करे, है ना। अब इसकी गहराई में गए, फिर इसके अंदर क्या क्या था ये सब समझा। अब हम किसके अंदर जा रहे हैं, अब हम डेसिमल के अंदर जा रहे हैं, है ना, जिसे हिंदी में दशमलव बोलते हैं, इसके अंदर जा रहे हैं। तो दशमलव फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, देखो यश पाटिल अपना एक नया कंसेप्ट बीच में लेकर आ गए, डिफरेंस एक होना चाहिए। यश पहले तो तुम ये बताओ, हमने कब बोला कि डिफरेंस एक होना चाहिए? खुद से तुम नियम कैसे बना सकते हो, गणितज्ञ ना बनो, है ना। जब हमने बोला ही नहीं है कि डिफरेंस एक होना चाहिए तो तुमने कहां से सोच लिया एक हो जाएगा? कमाल कर रहे हो भाई, डिफरेंस कितना भी आए चलेगा। ठीक है, हाँ देखो अशांत दशमलव और शांत दशमलव क्या होते हैं, आपको इनमें डिफरेंस बताते हैं। हमने कहा 0.25, ठीक है, और हमने कहा 0.12597, और खत्म ही नहीं होता कभी कभी, है ना। जैसे मैंने कहा कि एक में दो का भाग दो, तो आप तुरंत कहोगे 0.5, खत्म, इसके आगे होना ही नहीं है। मैंने कहा एक में तीन का भाग दो, तो आप पता है क्या बोलोगे, सर 0.33333, और इसका अंत नहीं होगा। जिसका अंत हो शांत टर्मिनेटिंग, जिसका अंत ही नहीं आ सकता कभी, जो लगातार चलता ही जाएगा कभी खत्म ही नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाग जाते ही जा रहा है, कभी उसका खत्म ही नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं आ रहा है, उसे बोलेंगे अशांत। पूरा पूरा भाग चला जाना शांत टर्मिनेटिंग, और जब पूरा पूरा भाग ना जाए, कभी खत्म ही ना हो, डेसिमल वैल्यूज आते ही जा रही हैं, उसे बोलेंगे अशांत। इनमें फिर से दो हिस्से हैं, है ना। इसमें इसका एक ही प्रकार है, लेकिन इसके अंदर वापस से दो टाइप्स हैं। पहला है इसका रिपीटिंग, ये एनटीडी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं आपको इनमें अंतर समझाता हूं, है ना। रिपीटिंग मतलब वो जिसमें कोई पैटर्न हो, जिसमें क्या हो, कोई पैटर्न हो, और नॉन रिपीटिंग वो जिसमें कोई भी पैटर्न ना हो। जैसे उदाहरण समझो, हमने कहा 0.3333 अनंत, कभी कभी ऐसा आता है 0.121212 अनंत, एक पैटर्न है। एक पैटर्न में अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन एक पैटर्न तक जा रहा है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या होगा, जिसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, 0.15986742924856, और ये अनंत, कोई पैटर्न नहीं। तो जब कोई पैटर्न नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन जब किसी प्रकार का पैटर्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जिसका अंत है वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। जल्दी से यस या नो में बताएं, समझ में इतनी बात आई या नहीं आई? बिल्कुल करेक्ट, हाँ ठीक है, डन है यहां तक? पता नहीं प्रवीण तुम कहां से सीख कर आए हो, अब तुम्हें इतना पता है तो तुम ढूंढ भी लेना खुद से, ठीक है। कोई मतलब की नहीं है चीजें ये।
देखिए अब आपको इसमें आगे हम लेके चल रहे हैं। हम किसके अंदर हैं? डेसिमल के अंदर ही हैं, और इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, हम अब इनकी गहराई में जा रहे हैं। डेसिमल के अंदर आती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। नाउ ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और ऐसे जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। राइट, देखो मैंने कहा 2/3, मैंने कहा 5/9, मैंने कहा 1/2, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहां पर अगर हम आए, जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे हमने कहा कि √3 है ना, आपको याद होगा √2 ले लो, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 होती है ना, 1.414 होती है क्या? लेकिन एक्चुअल में ये अनंत होती है। √3 1.732 हम बोलते हैं, लेकिन ये भी अनंत होती है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा पाई भी इसी का एग्जाम्पल है। आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि पाई की वैल्यू क्या होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पाई किस में रखा जाएगा, है ना, तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग है ना। पाई की एक्चुअल वैल्यू यह है जिसे मैथमेटिशियंस ने, गणितज्ञ लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 22/7 लिखा है। याद रखना 22/7 एक अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, पाई की रियल वैल्यू नहीं है। पाई की रियल वैल्यू 3.14 है, तो पाई को हमेशा क्या माना जाता है? अपरिमेय माना जाता है, इरेशनल नंबर माना जाता है। तो इस प्रकार के रूट में जो नंबर्स आते हैं या पाई होता है, इन्हें हम अपरिमेय बोलते हैं। और जिन्हें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, अंश बटे हर में लिख सकते हो, इन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। बिल्कुल, समझ गए? हाँ, इन सब में इनफाइनाइट लगा लेना, ठीक है। अब √4 क्या होगा? तो √4 जो है ये अपने आप में क्या है? ये 2 है, ये तो एग्जैक्ट है, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये आपका अपरिमेय नहीं आएगा। प्राइम में लिख दो, भले इधर आप लिख दो 2/1, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इधर नहीं आएगा वो, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। यस, अब मैं आपको बताता हूं, इधर चलते हैं। अब देखो मुझे बताओ कि क्या 0.25 1/4 होता है क्या? और आप 1/4 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हो, और 1/4 से ही 0.25 बना है। मतलब जितने भी शांत दशमलव में आएंगे, क्या हम इन्हें परिमेय संख्या बोल सकते हैं? शांत दशमलव के अंतर्गत आने वाले सभी नंबर्स परिमेय संख्याएं होंगी, ये सभी रैशनल नंबर होंगे। क्या आप इससे अग्री करते हो? हाँ या ना? ठीक है। दूसरी बात, जितने भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ये सब भी पता है क्या होंगे? ये सब भी परिमेय संख्याएं होंगी, ये सब भी रैशनल नंबर होंगे। इसके अंतर्गत आने वाले सभी नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें एक पैटर्न है ना। आप जैसे मैंने कहा कि 3 में 1 में 3 का भाग दो, 1/3 किसका एग्जाम्पल है? ये तो आप P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो, और जिस भी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है? वो आपका फ्रैक्शन बनेगा। लेकिन इसमें एक पैटर्न रिपीटेड है, 0.3333, और आप इसको लिखते हो 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आने वाले सभी उदाहरण क्या होंगे? वो आपके परिमेय संख्याओं के होंगे। लेकिन जब अनंत तक जाएंगे तो इसके अंतर्गत जितने एग्जाम्पल्स होंगे, इन सबको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, या इन सबको हम अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक
ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऋतु आ सकता है। समझ में आ गई इतनी बातें आप सभी को? एक बार मैं आपको पूरा रिपीट करवाता हूं। हमने आज शुरुआत किस चीज की थी? सबसे पहले हमने शुरू करा था टाइप्स ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, संख्याओं के प्रकार, वर्गीकरण, है ना। हमने देखा था रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, मिक्स्ड नंबर्स। फिर हम इनकी गहराई में गए थे, ठीक है। इनकी जब गहराई में जाएंगे तो वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स बोलते हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जब हमने वास्तविक संख्याओं पे क्लिक किया तो ये दो हिस्सों में बटे, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक फिर तीन हिस्सों में बटे हैं, इंटीजर्स, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम इनकी और गहराई में गए तो हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, नेचुरल, होल, प्राइम, कॉम्पोजिट, ये सारे मिले, है ना। फिर हम और गहराई में गए तो सह अभाज्य हमने सीखा। इतनी चीजें हमने यहां से निकाली। अच्छा, आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, मैंने इसमें शायद लिखवाई नहीं है, यहां लिखवा देता हूं मैं, है ना। ये हटकर है। आपसे पूछा जाएगा 1 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर 100 तक और 101 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स निकालने का, फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और या एग्जाम में अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ऐसे पूछेंगे जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो याद रखना, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 51 से 100 तक 10 होती हैं और 101 से 200 तक 21 होती है। ये एक रट्टा मारने वाली चीज है, याद रखना पड़ेगा। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितने, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 टू 50? 15। 51 से 110 एंड 101 से 200 तक कितने होते हैं? 21 होते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। डन है, ओके। देखो, 22/7 की बात करेंगे तो वो प्राइम नंबर है, लेकिन पाई की बात करेंगे तो वो इरेशनल है ना। सॉरी, प्राइम नहीं, वो 22/7 परिमेय है, रेशनल है। लेकिन पाई क्या है? पाई इरेशनल है, ये ध्यान रखो। उसको 22/7 से कंफ्यूज मत करो। हां, आपसे अगर पूछेंगे 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं तो 25। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है? सबको जोड़ दो, 46। हाँ, इतना यहां तक सभी को समझ में आ गया? यस अभिषेक, राइट। √2 का मान 1.414 कैसे आता है? ये आपने स्कूल में सीखा था, भाग विधि से आपको सिखाते हैं। यहां एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आएगा। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल्स में क्या डिफरेंस है? वहां पे आपको, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे सर एचसीएफ क्या होता है, हालांकि आपको सिखाएंगे, लेकिन ये चीजें हमने स्कूल में सीखी है। √2 की वैल्यू 1.414 एंड समथिंग कैसे आती है, आपने स्कूल में सीखी है ना। अब वो समय गया कि आपको कोई ये पूरा करके दोबारा से बताएगा और आधा घंटा खराब होगा, तब जाके आपको वो मैं सिखा पाऊंगा। लेकिन अब हमारे पास वो समय नहीं कि आपको वो पूरा करके बताया जाए। जहां जरूरत होगी पूरा आपको करके बताएंगे कि जो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। अब आपको √2 की वैल्यू कभी प्रूव करने के लिए नहीं आएगा कि इसको प्रूव करके बताओ, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1.414। फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं सर फिर भी हमें सीखना है, तो आप स्कूल्स की किताबें उठाइए या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्कूल की क्लासेस पढ़ाने वाले, उनको आप देख लीजिए। बाकी वो समझने में या समझाने में आधा से 1 घंटा खराब होगा, सेंस कुछ नहीं है। उतना जब मैं पूरा बताऊंगा तब भी आप बोलोगे सर इससे तो याद कर लेंगे। इसलिए उन जो बोलना चाहिए ना, यूजलेस जो चीजें हैं उनमें हम कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो यूजफुल चीजें हैं अगर जहां 1 घंटा देना होगा उसकी जगह 2 घंटे देंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो यूजलेस है उसमें हम 1 मिनट भी खराब नहीं करेंगे। जैसे इतना सारा बोल के हमने 2-4 मिनट खराब कर दिए, है ना, जो यूजलेस था। चलिए, इतना उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्लासिफिकेशन यहां पे खत्म होता है। आपको सिर्फ एक बार इसको अच्छे से पूरा रिपीट करना है, बाकी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब हम इसके आगे सेकेंड अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो सबसे मजेदार है, जिसका नाम है इकाई अंक ज्ञात करना, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिट डिजिट फाइंड करना।
ठीक है, इकाई अंक निकालना या यूनिट डिजिट फाइंड करना, इससे जुड़े हुए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अरे 1 से 200 तक 46 होंगे ना, और किस भाषा में कहें यार, कुछ लोग तो बड़े कमाल कमाल के लोग हैं यार, कहां से आए हैं ये लोग, बड़े खतरनाक लोग हैं। हिंदी नहीं समझ में आती हो तो मुझे बता दो, मैं कोई और भाषा समझा दूंगा, कोई और भाषा समझ में नहीं आती तो मैं सीख लूंगा आपके लिए, लेकिन ऐसे महामूर्ख वाले काम मत किया करो। खतरनाक बच्चे हैं भाई, खतरनाक हैं। ये देखो, अग्र का मतलब क्या होता है, पता नहीं भाई अग्र क्या होता है। ठीक है, तुम तो पढ़ो इधर। अब आ जाओ जरा यूनिट डिजिट, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं यूनिट डिजिट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखे होंगे, आपसे बोलेंगे इन सब का मल्टीप्लाई करके बताइए कि आखिरी अंक क्या आएगा। मतलब हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, लास्ट डिजिट, आखिरी अंक पता करना है ना, उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन सब के बारे में हम यहां पर सीखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप पहली बार देखेंगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं क्या। लेकिन पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक समझ लेते हैं, इनका बेसिक क्या आएगा। ठीक है, सुनिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 13 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगा। कभी भी याद रखना, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि पूरा आंसर बताओ, क्वेश्चन इतना खतरनाक देंगे कि आंसर तो बता ही नहीं पाओगे आप, है ना। आपको केवल और केवल क्या बताना है, लास्ट डिजिट बताना है, यह ध्यान रखना, है ना। और यह चीज ध्यान रखो कि अगर मैं 12 और 13 का गुणा करूंगा तो 156 आएगा, लेकिन मुझे मतलब किससे है, लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट हमेशा लास्ट डिजिट्स पर ही डिपेंड करेगी। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, तो क्या मुझे आखिरी अंक पता चल जाएगा क्या। मैंने आपसे कहा कि अगर 11, 12, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता मत करो, आप केवल और केवल लास्ट डिजिट निकाल कर देखो, है ना। तो आखिरी आखिरी अंकों का गुणा करो, 1 का गुणा 2 में करो तो कितना आएगा, 1 का गुणा 2 में करा 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन एक बात पता है कि आखिरी में क्या आएगा, 6 आएगा। और देखो, मैंने कहा कि भाई 218, 217, 3005, 5 नहीं 3, 10,009 को हल करें तो इकाई अंक क्या होगा। कोई मतलब नहीं, ये सवाल हो या ये हो, हमें तो आखिरी अंक देखना है। तो हमने देखा 8 और 7 का गुणा करा, 8 7 56 का क्या आया, 6 आया। 6 का 3 में गुणा किया, 18 का 8, 18 का 8 आ गया। 8 का 9 में गुणा करा, 72 का 2। तो आप बिंदास बता दोगे कि सर आंसर कितना आएगा, 2। हम 2 प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस, फिर पावर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे जिनमें घात भी होगी, है ना। 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम विदाउट पावर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब केवल सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो फिर घात वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, समझ में आया। यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट्स पर ही डिपेंड करेगा, उनको मल्टीप्लाई करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, यूट्यूब पर भी हमने इसको बहुत ही डीप में पढ़ाया है। अगर आपने वहां पढ़ा है तो फिर आपको यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना पढ़ा दिया है यूट्यूब पर। लेकिन आपसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर नंबर सिस्टम में 10 या 12 टॉपिक्स हैं तो यूट्यूब पे 2 या 3 पढ़ाए हैं, है ना। तो डिफरेंस आपको वहां से मिलेगा, लेकिन कंटेंट क्वालिटी सेम रहेगी। ओके, ठीक है, डन है। चलो, तो आपको फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं, है ना। इस सवाल को करिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन की आपको महिमा बता देते हैं, फिर एक और बात करते हैं। कभी भी ध्यान रखिए कि जो 5 है ये बड़ा चमत्कारी संख्या है, बड़ा ही ओजस्वी तेजस्वी, क्या बोलना चाहिए, ऐसा नंबर है। 5 का नंबर कभी भी, 5 को कभी भी 0 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 0 आएगा।
5 का मल्टीप्लाई कभी भी किसी इवन नंबर के साथ हुआ, 5 का गुणा कभी किसी सम संख्या के साथ हुआ तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 5 का गुणा कभी भी किसी ऑड या कहना चाहिए कि विषम संख्या के साथ किया तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। यह ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में यह बहुत काम आता है। अभी इतना याद रखो, फिर जब क्वेश्चन में इसकी जरूरत होगी तब मैं आपको वापस से लेकर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको एक सिंपल से क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, इसको आप पढ़िए। हो सकता है आपसे ना बने, लेकिन घबराइएगा मत, है ना, सब बनने लगेगा धीरे धीरे। ओके जी, ओके। अच्छा, रिंकी रॉय बोल रही हैं आखिरी के 3 डिजिट कैसे निकालेंगे। रिंकी, आप पहले यह बता दो कि पहले आखिरी का 1 अंक निकालना सिखाएं कि पहले आखिरी के 3 अंक निकालना सिखाएं। आप ये बता दो, पहले पहले 1 आएगा कि पहले 3 आएगा? आप बता दो, तो पहले 3 अंक निकालना सिखा देते हैं, फिर आखिरी में बाद में आपको 1 अंक निकालना सिखा देंगे। थोड़ा यहां पे कुछ है, इसका यूज करना आता है कि नहीं आता है? पहले 1 सिखाएंगे फिर 3 सिखाएंगे कि 3 सिखाने के बाद 1 सिखाएंगे? पढ़ाने वाले को कुछ तो पढ़ाने दो मेरे भाई। तुम लोग, कितना ज्ञान है तुम्हारे पास, अनंत ज्ञान लेकर आयो लग रहा है। हाँ जी, इसका आंसर कुछ लोग 6 दे रहे हैं, कुछ लोग 4 दे रहे हैं। सभी आंसर्स का, ऑप्शंस का आप भरपूर सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है 5 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन कई सारे बच्चों से नहीं बनेगा, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये क्या होता है? ये 1 to n तक, 1 से लेकर 1 to n तक सभी संख्याओं का योग निकालने का ये फॉर्मूला है। सब बता रहा हूं मैं आपको, है ना, योग निकालने का ये फॉर्मूला है। ये सब भी इसी चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे आएगा ये। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में यहां पे जरूरत है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 1+2+3+ से लेकर आप 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो जब भी 1 से लेकर किसी भी नंबर तक का आपको सम निकालना है, योग निकालना है, तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है ना। जैसे यहां 50 तक जा रहे हो तो n की वैल्यू 50 हो जाएगी, n+1 50 और 1 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, सो 1 से लेकर 50 तक के सभी नंबर्स का सम हमें यहां पर मिल जाएगा। इतनी बात स्पष्ट है क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ, इतना समझ गए। अब आगे सुनिए, आपसे कहा है 111 पूर्ण संख्याएं, 111 होल नंबर्स। मैंने आज ही आपको सिखाया होल नंबर्स कहां से चालू होते हैं। होल नंबर होते हैं 0 से शुरू, है ना। पूर्ण संख्याएं 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ये कहां तक जाएगा? 110 तक जाएगा, है ना। होल नंबर्स अगर 111 संख्याएं लेनी है, तो आप में से कई लोगों ने क्या गलती करी होगी? आप 1 से 111 तक गए होंगे, लेकिन आप भूल रहे हो कि 0 भी तो होगा, 0 भी तो काउंट होगा। तो देखो, 1 से लेकर 110 तक कितनी संख्याएं हो गई? 110, और 0 भी तो एक नंबर काउंट होगा, हो गई टोटल 111 संख्याएं। तो अगर मैंने कहा है कि शुरुआत की 111 प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं निकालिए, तो वो 0 से 110 तक जाएगी, ठीक है। 0 से 110 तक जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। तो हमारे पास, अब देखो, 0 को तो हम अब आउट कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए क्वेश्चन मात्र इतना है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 110 आएगी। तो n की वैल्यू हो गई 110, ठीक है जी। n+1, इसमें 1 प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ओके। और अगर 2 से आपने इसको सॉल्व करा तो 55, और हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए, तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 होगा। मतलब देखो, आंसर जो भी आए,
मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि लास्ट में 5 आएगा, ये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। समझ गए 6 वाले तेजस्वी बच्चे? 6 इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि आप जीरो को भूल रहे हो, जीरो को सीरियस नहीं ले रहे हो। 0 से लेकर 110 तक कितनी संख्याएं होंगी? 111। लेकिन जब मुझे योग निकालना रहेगा तो जीरो का मैं क्या करूंगा? तो मुझे 1 से लेकर 110 तक निकालना पड़ेगा। तो मैंने इस फॉर्मूले का बस यूज करा, आंसर विल बी 5। गई भैंस पानी में, है ना? सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। ठीक है, खुश अब? चलो, इसका आंसर बता दो बिना पेन उठाए, और इसका आंसर आपका 2 सेकंड में आना चाहिए। कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड में। अच्छा, उत्कर्ष वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं कितने घंटे की क्लासेस हैं। उत्कर्ष, हमने लास्ट टाइम क्या बोला था पहले तो ये बताओ। लास्ट टाइम क्या बताया था? मंडे से कितने घंटे की क्लासेस हो रही हैं? आ गया? ओके। क्या आएगा आंसर? अरे भाई 81, 82, 83, 84। मैं, पता है, ये जो 5 वाला नंबर होता है ना, इसको शैतान बोलता हूं। ये शैतान बच्चा है तुम लोगों की तरह, है ना? ये इतना शैतानी बच्चा है कि ये जब जब आएगा ना, लेकिन आपकी ये मौज कर देगा, आपके ये मजे ला देगा। क्योंकि 81 से 89 तक जाओगे तो 5 आएगा, है ना भाई? बीच में 5 आया, और 5 को अगर आपने कोई एक इवन नंबर दे दी, अगर आपने कोई एक सम संख्या दे दी, तो 0 आएगा। और 0 की खासियत क्या है कि जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर भी कितना आएगा? 0 आएगा। 5 अगर आया, ठीक है, 5 अगर आया और उसके साथ अगर उसको एक भी सम संख्या मिल गई तो आंसर 0 आएगा। और 0 से फिर जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर एकदम आसान शब्दों में क्या था? शून्य था। यस, 5 बीच में है, वही तो नहीं दिखता है। हम्म। ठीक, चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, बताएं इसका आंसर आप। हम्म। मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी ठीक है। ये भी 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्यों है मैं बताता हूं। 5 आ रहा है क्या, पहले तो ये बता दो। ठीक है, 5 आ रहा है, और ध्यान से देखो तो सारे क्या हैं? सारे ऑड नंबर हैं। तो 5 का गुणा कभी भी किसी विषम संख्या से करोगे, कभी किसी ऑड नंबर से करोगे, तो आंसर ऑलवेज 5 आएगा। हाँ या ना? सी आंसर इसका। यस। ठीक है, इसके बाद पावर्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, है ना? और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या चुटपुट जो आपको करवाने लायक है। नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, बाकी अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब आपको वापस पीछे लेकर चलते हैं, और अब थोड़ा घात वाले प्रश्नों के बारे में सिखाते हैं कि अगर क्वेश्चन कभी पावर में आ जाए तो क्या करना है। देखो, बहुत ही आसान तरीका बताता हूं मैं। मैंने कहा कि 252 की पावर 140, या और आसान ले लेते हैं, हमने कहा कि भाई 85 का आंसर क्या आएगा?
252 की घात 85 को अगर हम गुणा करें या सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा। इसमें कई बच्चे सोचते हैं कि, मतलब ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं कभी कभी कि सर ऐसा करना है क्या इसको। ऐसा नहीं है। ये क्या है, 252 का मल्टीप्लाई 252 का मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करना है, आपको ऐसा 85 बार करना है। आंसर बताना तो संभव ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा, कई वर्ष निकल जाएंगे आपको हल करने में। और वो पूछ भी नहीं रहे हैं, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप तो इसका यूनिट डिजिट बता दो, आखिरी में क्या आएगा ये बता दो। ठीक है भाई, तो यूनिट डिजिट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, यूनिट डिजिट पे। यहां सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, सबसे लास्ट में 2 आ रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले तो आप 2 की पावर 85 देखें, इसके आगे जो भी है उसको छोड़ें। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मात्र इतना है। ठीक है, अब यहां पर जो ट्रिक चलती है हम आपको बताते हैं कि यहां पे कौन सी ट्रिक हम फॉलो करते हैं। हम यहां क्या करते हैं कि कभी भी जो भी पावर आती है, जो भी घात में है ना, उसको हमेशा 4 से भाग देकर कुछ ना कुछ शेषफल निकालते हैं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर निकालते हैं, है ना। और जो हमारा नंबर है उसके ऊपर उस रिमाइंडर को निकालकर आराम से आंसर दे पाते हैं। अभी आप 2-3 क्वेश्चंस देखो, समझ में आएगा। हमेशा पावर्स में किसका भाग देना है, 4 का। हमेशा किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। क्यों देना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम इसी के बाद जस्ट बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम ये पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके बाद। तो अभी आप 4 का नियम सुन लो, है ना, फिर इसके बाद बताऊंगा कि 4 ही क्यों, लेकिन अभी 4 का नियम सुनो। कभी भी आपको चेक करना हो कि किसी भी नंबर में 4 का डिवाइड, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका तरीका होता है, ऑलवेज आप देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंकों को देखिए। अगर 4 का भाग जा रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 25 4 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर नहीं। क्या 125 4 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर नहीं, है ना। क्या 126 4 से डिवाइड होगा, नहीं। आपको आखिरी के 2 डिजिट देखना है। मैंने कहा 209846, क्या 4 से डिवाइड होगा, 46 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। लेकिन अगर यहां पे 44 आ गया तो क्या 4 से डिवाइड होगा, हां। तो कभी भी कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखोगे, उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और अपग्रेड करता हूं। इस 85 को मैं 3085 लिख देता हूं। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, तो हम क्या करेंगे, हमेशा लास्ट डिजिट लेंगे और पावर को हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो केवल आप लास्ट के 2 डिजिट को अपने दायरे में लोगे। तो अब जरा सीखना कैसे करेंगे हम, है ना। ये भी एक पार्ट आपको समझा दिया। अब देखो, 85 को अगर 4 से भाग दोगे, 85 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा। 85 को 4 से डिवाइड करोगे, 84 तो चला जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो 85 में से गया तो यहां बचा आपके पास 2 की पावर 1। जिसको ना समझ में आए वो ऐसे कर ले, 4 2 8, 4 से 1 बार 4, रिमाइंडर इज 1, राइट। 1 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 स्वयं 2 होता है। ये आपका आंसर है। मतलब आप समझ गए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आंसर जो भी आए, लेकिन सबसे लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। अभी आप 2-3 क्वेश्चंस तक शांति से बैठना, सब समझ में आएगा। मैंने कहा 33583 की पावर 1305966 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपके लिए क्वेश्चन मात्र इतना है, कितना भी बड़ा सवाल आए
आपको समझ में आना चाहिए कि हमें सॉल्व बस इतना करना है। मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 66, बस इतना ही सवाल है हमारे लिए तो, है ना। अब मैंने कहा कि जो पावर है इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, और आपको भी पता है कि 64 64 तक भाग जाता है, 64 तक भाग जाता है, तो 64 गया तो 3 की पावर 2 बचा, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। यह आपका आंसर है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। वेरी गुड। समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ आगे। 235968 की पावर 123 का यूनिट डिजिट क्या होगा, बताएं जल्दी। अरे गुणा नहीं करना है, 3 दूनी 6, कौन है ये। अरे तुम ढक्कन हो क्या यार, कुछ लोग तो क्या क्या सुनोगे आज तुम पहले दिन। तुमसे जब कहा है कि 4 से भाग क्यों देना है मैं बताऊंगा, तो भी तुम्हारे भेजे में कुछ जाता है कि नहीं जाता है। कमाल के ढक्कन है यार। क्यों इतनी बेइज्जती कराने पे तुले हो आज, पढ़ाने क्यों नहीं देते शांति से। ठीक है, इतनी बुद्धि तो हमारे अंदर भी है कि अगर 4 से भाग नहीं गया, 0 बचेगा तो क्या। तुम पढ़ाने तो दो, सब बताएंगे। चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ा क्यों नहीं जाता तुमसे। काहे इतनी डांट खा रहे हो आज पहले दिन। हाँ, देखो, आपके लिए क्वेश्चन मात्र कितना है, 8 लेना है, और यहां से आपको सिर्फ 23 लेना है। 23 को 4 से डिवाइड, और ये तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको तो इतना भी नहीं देखना है। आपने देखा 20 बार भाग जाएगा, 3 8 का घन, 20 गया तो बचेगा 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 होता है 512। 512 का भी क्या लेंगे, 2। ये आ गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया। हाँ, अच्छा, ऐसे बच्चों की मैंने खासियत देखी है, ये कभी आंसर नहीं देते, इनसे कभी कुछ बनता नहीं है ना। ये नहीं करते बन रहा है, लेकिन सवाल ऐसे पूछेंगे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक, है ना। आंसर तो दो, तुम जो तुम्हें सिखा रहे हैं उसमें तो तुम डावाडोल हो रहे हो, और ये आ जाए तो क्या, वो आ जाए तो क्या, है ना। पढ़ने लिखने वाले आप बच्चे हैं, मुझे पता है, और आपको कितना बताना है, क्या क्या आपके दिमाग में आएगा, सब पता है। लेकिन एक सीक्वेंस होता है किसी भी चीज को पढ़ाने का, तो आप उतना ही समझदार बने जितने की जरूरत है ना। क्यूरियोसिटी हमें भी पता है क्या क्या होती है, सब बताएंगे आपको। आप कोई भी पुराना चैप्टर उठाओ, आपके अंत तक कोई डाउट नहीं बचे होंगे, लेकिन पढ़ाने तो दो। क्यों इतनी बेइज्जती कराने पे तुले हो आज। उंगलियां भी बंद रखो, ठीक है। चलो, इतना समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद आपको एक स्पेशल चीज बता देते हैं। चलो पहले तुम्हारा 4 वाला नियम खत्म कर देते हैं, तुम्हारे हिसाब से ही पढ़वाओ। सवाल ये उठ रहा है कई खतरनाक बच्चों के दिमाग में कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, है ना। तो सुने, आप 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। अगर आप कोई भी नंबर ले लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, है ना। आप यहां पे एक बहुत ही खास चीज ध्यान दीजिए, यहां क्या आया है, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ये चलता जाएगा। मतलब हर 4 पावर्स के बाद, हर 4 पावर्स होने के बाद सेम डिजिट्स रिपीट होती हैं। ये हर जगह लगेगा, है ना, किसी में भी आप लगा लेना, ठीक है। मैंने कहा भाई 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27,
है ना। फिर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 81, फिर 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243, फिर 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, लास्ट में 9 आएगा, ये कंफर्म है ना। 729 ही लिख लो, चलो 729। तो आप यहां पर फिर ऑब्जर्व करिए, 3971, 3971 ऐसा चलता जाएगा और आगे बढ़ो, है ना। कभी कभी कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिनमें 2 के बाद ही रिपीट होगा। 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 256। तो आप यहां पे देखें कि यहां पे 2 का 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, यहां पे 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो देखो, कभी कभी 2 के बाद रिपीट होगा, कभी कभी 4 के बाद रिपीट होगा। अगर हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना भाई। या तो याद रखो कि किसमें 2 के बाद सेट बनता है, किसमें 4 के बाद बनता है, या तो ये याद रखो। और नहीं तो अगर आप कुछ याद नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि जिसमें 2 के बाद रिपीट हो रहा है उसमें 4 के बाद भी रिपीट होगा, तो इसलिए हमने दोनों नियम को मिक्स कर दिया और हमने कॉमन नियम क्या बना दिया कि हर 4 के बाद वही नंबर्स रिपीट होते हैं, है ना। वही रिपीट डिजिट जो है आपकी रिपीटेशन में चलती है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 9 को सॉल्व करो, 2 की पावर 9, तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 के बाद फिर 2 की पावर 4 आएगा, यहां तक तो रिपीट होगा, इसके बाद बचेगा 2 की पावर 1। तो ये तो अपने आप में कंप्लीट सेट है, इनको छोड़ो, है ना भाई। आप ऐसे समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गए, अब 9 बचा, मतलब वो वापस कहां से आ जाएगा, यहां पे आके रुकेगा। तो इसलिए हम 2 की पावर 1, तो लास्ट में क्या बोल देते हैं कि लास्ट में क्या आएगा 0। तो बेसिकली हम 4-4 के सेट हटाते जा रहे हैं, 4-4 के सेट बने हटाते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि 9 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 मतलब यहां के रुकेगा। मान लो कि हमारे पास 15 होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वो कहां आके रुकेगा, यहां आके रुकेगा। और 15 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 तिया 12 निकल जाएगा, बचेगा क्या 13 14 15। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। पड़ी भाई कलेजे में ठंडक, जिनको बड़ी बेसब्री थी, है ना। आपको सब बताएंगे लेकिन थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी, है ना। उम्मीद करते हैं थोड़ी ठंडक मिली होगी। यस, साइक्लिसिटी कंसेप्ट, करेक्ट। इसको हम 4 की साइक्लिसिटी बोल सकते हैं, मतलब एक साइक्लिसिटी है, एक क्रम है, 4 का सेट बन रहा है, उसको साइक्लिसिटी बोल दो। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो इतना समझ गए। इसके अलावा आपको एक और स्पेशल बात बताता हूं, और वो क्या है, कभी भी ध्यान रखना कि अगर लास्ट में 1 आया या 5 आया या 6 आया या 0 आया, तो आपके आंसर भी क्या होंगे, 1 5 6 0। इन चारों की खासियत क्या है कि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो लास्ट में 5 आएगा, 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो लास्ट में 6 आएगा, और 0 को तो फिर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ऐसे नंबर देखे, मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दिया, ठीक है, कहां दूं मैं आपको नंबर, यहीं दे देता हूं। मैंने आपसे कहा कि 255 की पावर 98654 का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखना ही नहीं है, आंसर 5 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसी प्रकार हमने कहा 218696 की पावर 1333499 है, क्या आएगा आंसर, 6 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, है ना, कुछ भी आंसर आए, आप ऐसे लिख लो, अगर लास्ट में 1 की पावर n है,
5 की पावर कोई भी नंबर हो, 6 की पावर कोई भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, आंसर हमेशा यहां पे सेम आएगा जो नंबर है। हाँ, नो चेंज, बिल्कुल ठीक। अब एक और चीज का जवाब आपको दे देते हैं, है ना, जो आपके मन में है कि सर अगर कभी जीरो आ जाए तो क्या। जैसे मैंने कहा कि 2582 की पावर 120 ले लो, चलो, है ना, 120 को अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा? चलो आप ही लोग बता दो, बोलो आंसर क्या आएगा। ओके जी। हम्म। बताएं, जल्दी बताएं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके, चलो, अब आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपके लिए मात्र 2 की पावर 20 है, इतना ठीक है। 2 की पावर क्या है? 20 है। अब मुझे ये बताओ कि जब 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो बचेगा। और आप कहोगे सर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 तो 1 होता है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। कभी भी याद रखना कि अगर जीरो बचता है तो आप पावर में हमेशा 4 रखोगे, एक्चुअल में 2 की पावर 4 रखोगे। 2 4 8 16, आपका आंसर पता है क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, उसका आप थोड़ा सा कारण समझने की भी कोशिश करो। आप सोचो, 2 की पावर 20 है, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है सबसे आखिरी में आके रुकना। सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब यहां पे आके रुकेगा। जब जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा मतलब वो सबसे आखिरी पे आके रुकेगा, इसलिए जीरो का मतलब है सबसे लास्ट पे आके रुकना। तो जब भी जीरो आएगा पावर में 4 को रख के सॉल्व करोगे, है ना। लॉजिक समझ में आया तो ठीक, नहीं तो याद रखना जीरो कभी भी आया तो 4 रखना है। कैसे? और एक बात करते हैं, आप सभी मुझे जल्दी से बताएं, 333 की पावर 888 का यूनिट डिजिट क्या होगा? फास्ट, 333 की पावर 888 क्या होगा? ठीक है, तो आपके लिए यह क्वेश्चन मात्र कितना है? 3 की पावर 88 है। 88 में पूरा पूरा भाग जाता है मतलब जीरो बचेगा, और जीरो कभी लिखा नहीं जाता, उसको क्या लिखा जाता है? 4। और 3 की पावर 4 क्या होता है? 81, मतलब यूनिट डिजिट इज 1। वेरी गुड, बहुत शानदार। आप समझ गए भाई? हाँ, चलो, कहां तक पहुंचे थे हम? इसको अभी रोको, इसका आंसर बताओ। अब जैसे ये दो अलग अलग क्वेश्चन है तो हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, देखो इसको उठाओ, ये है आपका 3 की पावर 67, उसको उठाओ 7 की पावर 53, 4 से डिवाइड करोगे तो 64 निकल जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 52 निकल जाएगा, एक बचेगा, 3 की पावर 3 होता है 7, 7 की पावर 1 होता है 7, 7 7 जा 49 का हो जाएगा 9। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। एकदम हलवा, एकदम आसान, खाते जाओ अब मजे से, सब्र रखोगे आखिरी में सब क्लियर भी होगा, अंत भला तो सब भला, है ना। इसलिए आज आप समझ गए होंगे नए नादान बच्चे की थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपके बिना कहे आपको मिलेंगे, लेकिन शांति। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। इसका आंसर बताएं। इसमें तो भाई बिल्कुल ही दम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? आप एक छोटी सी बात समझने का कष्ट करें, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, बोलो हाँ या ना। और क्या इसको सॉल्व करने पे कुछ भी आए इवन नंबर आएगा, और 5 को अगर आपने इवन दे दिया तो तुरंत 0 आ जाएगा आंसर आपका। हाँ ठीक है, कितना आसान निकला ये सवाल भी। चलो, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपके लिए एक एक क्वेश्चन होमवर्क में है, ये अभी हमने करा नहीं है, और क्या होमवर्क में दे दें, ये आराम से कर लोगे, है ना, ये बन जाएगा आपसे। इसको भी करने का प्रयास करना, इसको करने का प्रयास करना, इसको भी करने का प्रयास करना, और इसके बाद इसको भी करने का प्रयास करना, ये भी बनेगा, है ना, ये भी आराम से बनेगा। बस इसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ गई, मतलब अब खतरा है आगे कुछ। तो जितने हमने होमवर्क में लिखे हैं ये सब आप करने की कोशिश करिए। बाकी इसके आगे आपको और अच्छी चीजें, अभी और लेवल मिलेगा, एकदम दबा के आपको पढ़ाएंगे चीजें, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी ऐसी चीजें आपको जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 5 नहीं आता तो कुछ और आता, जब आएगा तब देखेंगे। ओके, चलो, अच्छा लगा, समझ में आया नंबर सिस्टम की आज की अपनी शुरुआत। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर टफ देते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। अगर उस सवाल में 5 नहीं होता तो फिर उस सवाल का आंसर लाने में आपको 1 साल लगता। तो क्वेश्चन कभी ऐसा दे ही नहीं सकते जो बहुत लेंदी हो, कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा, कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर होगी, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो कल होती है मुलाकात। आज की क्लास का एक बार आप पूरा रिवीजन कर लेना। और जैसा आप जानते हैं कि जो स्टॉक पे अपना स्टोरी पूरी जर्नी का वीडियो रिलीज हुआ है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो YouTube पे जाके आदित्य पटेल जो स्टॉक वीडियो सर्च करना, आपको पूरी जर्नी हमारी मिल जाएगी। हालांकि जर्नी का वीडियो हमने आपको ऐप में दिया है, लेकिन YouTube पर भी अब वो पब्लिक पूरे मंच पर आ चुका है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले 2 दिनों में उस वीडियो को देखा है, तो आप भी जरूर देखिएगा और उस वीडियो में अपनी राय भी व्यक्त कीजिएगा। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स वहां पे पढ़ रहा हूं बड़े अच्छे से कि कौन कौन क्या क्या लिख रहा है, तो आप वहां जाके जरूर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कॉमेंट में, है ना, उस वीडियो में। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और जितने नए बच्चे हैं उन्हें ऐप में माय कोर्सेज में जाना है। माय कोर्सेज के अंदर अगर आपने फाउंडेशन बैच कंप्लीट लिया है तो आप सभी को अरिथमेटिक और एडवांस दो अलग अलग दिखेंगे। अगर आपने सिर्फ एडवांस कोर्स लिया है तो आपको एडवांस दिखेगा, उसमें आपको पीडीएफ्स और ये सारी चीजें मिलेंगी क्लास कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलो बाय बाय।